आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और दार्शनिक सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे स्केल यानी पैमाने की। इस सफर की शुरुआत हम करेंगे 17वीं सदी के उन विशालकाय और ऐतिहासिक स्मारकों से जिन्हें इंसान ने अपने हाथों से गढ़ा था। उसके बाद हम गोता लगाएंगे सूक्ष्म और बिल्कुल अदृश्य परमाणुओं की दुनिया में, जहां हमने एक अलग ही तरह की महारत हासिल की है। और अंत में हम वापस बाहर निकलेंगे और एक बेहद विशाल ग्रहीय पैमाने पर देखेंगे कि हमारी जलवायु का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज का एजेंडा जान लेते हैं। सबसे पहले हम ताजमहल की ऐतिहासिक विरासत पर नजर डालेंगे, फिर परमाणु ऊर्जा के साइंस को डिकोड करेंगे, उसके बाद आने वाले सुपर अल्नीनो के खतरे को समझेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि हम अपने जलवायु भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, ताजमहल की विरासत। 17वीं शताब्दी के उस दौर की कल्पना कीजिए जब इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धियां आधुनिक मशीनों पर नहीं बल्कि पसीने, अथाह मेहनत और शानदार आर्किटेक्चर पर टिकी होती थीं। 1631 में मुमताज महल के निधन के बाद सम्राट शाहजहां के गहरे दुख ने एक 22 साल लंबे प्रोजेक्ट को जन्म दिया। और ये कोई आम इमारत नहीं थी। इस मास्टरपीस की नींव को यमुना नदी के तल में गहराई तक खोदा गया और उसमें आबनूस और महोगनी जैसी खास लकड़ियां भरी गईं जो पानी में कभी सड़ती नहीं हैं। कमाल की बात तो ये है कि 400 साल बाद भी आज वही लकड़ियां इस पूरे ढांचे का भार उठा रही हैं। इस प्रोजेक्ट में इंसानी मेहनत का स्केल सच में हैरान कर देने वाला था। 20,000 मजदूर, जी हाँ, इनमें मास्टर राजमिस्त्री, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले और कैलीग्राफर्स शामिल थे। इस अद्भुत कृति को खड़ा करने के लिए यमुना के किनारे अनिवार्य रूप से एक पूरा का पूरा अस्थायी शहर ही बसा दिया गया था। और ये महज एक लोकल प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि सही मायनों में एक इंटरनेशनल एफर्ट था। जरा सोचिए, बिना आज के ट्रकों या क्रेन के राजस्थान के मकराना से 2-2, 3-3 टन भारी मार्बल के ब्लॉक्स को 1000 हाथियों की मदद से 300 किलोमीटर दूर आगरा लाया गया। इतना ही नहीं, चीन, तिब्बत, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों से 28 अलग-अलग प्रकार के कीमती पत्थर मंगवाए गए थे। पूरी दुनिया मानो इस एक जगह पर सिमट आई थी। अब अगर हम सिर्फ डिटेलिंग की बात करें तो पियात्रा ड्यूरा नाम की जड़ाऊ प्रक्रिया एक मास्टर क्लास है। कारीगर संगमरमर में बहुत ही बारीक खांचे बनाते थे और फिर कीमती पत्थरों को बिल्कुल सटीक आकार में घिसकर उनमें फिट करते थे। इसके लिए चूने और अंडे की सफेदी से बना एक खास एडहेसिव यानी चिपकाने वाला पदार्थ इस्तेमाल होता था। ये बॉन्ड इतना ताकतवर था कि पॉलिश किए गए वो पत्थर सदियां बीत जाने के बाद भी अपनी जगह से 1 मिलीमीटर नहीं खिसके हैं। इस ऐतिहासिक कमाल को हम इस जबरदस्त आंकड़े के साथ समेट सकते हैं, 12,000 टन। ये ताजमहल के बेहद चतुर डबल डोम यानी दोहरे गुंबद वाले सिस्टम का वजन है। गुरुत्वाकर्षण जैसी ताकत के सामने ये प्राचीन इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी और भारी भरकम जीत थी। अब इस विशाल पैमाने से निकलकर चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी को समझना। विशाल पत्थरों की मैक्रो इंजीनियरिंग को पीछे छोड़ते हुए अब हम अदृश्य परमाणुओं की उस माइक्रो दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी काम करती है। यहां सबसे बुनियादी साइंस को समझना जरूरी है। प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम हमें मिलता है वो ज्यादातर स्थिर यूरेनियम 238 होता है, लेकिन जबरदस्त ऊर्जा पैदा करने के लिए हमें जरूरत होती है यूरेनियम 235 की। ये एक बेहद दुर्लभ और रिएक्टिव आइसोटोप है जो प्राकृतिक अयस्क में सिर्फ 0.7% ही होता है। इसे कृत्रिम रूप से अलग और संवर्धित करना पड़ता है। अगर आप ध्यान दें तो 17वीं सदी के उस स्मारक के निर्माण और आज की इन मॉडर्न एटॉमिक प्रोसेस में एक कमाल की समानता है। दोनों में ही स्टेप बाय स्टेप बेहद बारीक इंजीनियरिंग लगती है। बस यहाँ हम पत्थरों की बजाय एक बेहद खतरनाक सामग्री को एक-एक सुरक्षित कदम के जरिए निकालते और एनहेंस करते हैं। इन स्टेप्स में एक तकनीक है आर्टिफिशियल ग्राउंड फ्रीजिंग, जो सच में इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। कल्पना कीजिए, कनाडा जैसी जगहों पर यूरेनियम खदान को पानी से भरने से रोकने के लिए इंजीनियर्स जमीन के अंदर -30 डिग्री सेल्सियस का तरल पदार्थ डालकर सचमुच धरती को ही जमा देते हैं। इसके बाद ही रिमोट कंट्रोल मशीनों से खुदाई शुरू की जाती है। ये अपने आप में कितना अद्भुत है ना। इस पूरी प्रक्रिया में संवर्धन या एनरिचमेंट का लेवल एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है।
जिस हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज तकनीक का इस्तेमाल करके हम यूरेनियम को 3 से 5% तक संवर्धित करते हैं, जो हमारे घरों में बिजली पहुंचाता है, बिल्कुल उसी तकनीक से इसे 90% से ज्यादा तक संवर्धित किया जा सकता है। और यही वो लेवल है जिसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट जैसी विनाशकारी शक्ति को जन्म दिया था। इस माइक्रो इंजीनियरिंग का अंतिम परिणाम सचमुच हैरान कर देने वाला है। एक छोटा सा यूरेनियम पैलेट जो साइज में सिर्फ एक मूंगफली के दाने जितना होता है, उसका एनर्जी डेंसिटी भारी भरकम जीवाश्म ईंधनों को कहीं पीछे छोड़ देता है। सिर्फ ये एक छोटा सा टुकड़ा 1800 पाउंड कोयले या 15 गैलन तेल के बराबर ऊर्जा दे सकता है, और वो भी बिना किसी रोजाना के कार्बन उत्सर्जन के। ये ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी है। लेकिन सदियों की इस भारी औद्योगिक और तकनीकी तरक्की का एक और पहलू है। चलते हैं अपने तीसरे हिस्से की ओर, सुपर एल नीनो का खतरा। इतने सालों की हमारी तरक्की ने अब ग्रहीय पैमाने पर यानी प्लैनेटरी लेवल पर विशाल और अनियंत्रित प्रतिक्रियाओं को जन्म देना शुरू कर दिया है। इसे समझने के लिए हमें अल नीनो के मैकेनिज्म को जानना होगा। प्रशांत महासागर में एक प्राकृतिक चक्र होता है। जब वहां चलने वाली व्यापारिक हवाएं या ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं, तो समुद्र की गहराई का ठंडा पानी ऊपर नहीं आ पाता। नतीजा, पूर्वी प्रशांत महासागर में ट्रिलियंस लीटर पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, और इसका असर पूरी दुनिया के हवा, बारिश और मौसम के पैटर्न पर पड़ता है। इसी के आधार पर साल 2026 का जो गणित सामने आ रहा है, वो बेहद डरावना है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर का बेसलाइन पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, और जब इसमें आने वाले सुपर एल नीनो का अनुमानित 8.5 डिग्री जुड़ेगा, तो हम 2.9 डिग्री की एक ऐसी हीट एनोमली या तापमान वृद्धि देखेंगे जो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। इसका सबसे सीधा और खतरनाक असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर हम भारत का उदाहरण लें, तो यहाँ की 51% कृषि पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। जब प्रिडिक्टिव मॉडल्स बता रहे हैं कि सामान्य से काफी कम बारिश होगी, तो इसका सीधा मतलब है कि कृषि उत्पादन खतरे में है, जिससे तेज फूड इन्फ्लेशन यानी खाद्य पदार्थों की महंगाई का संकट खड़ा हो सकता है। और भीषण गर्मी का असर केवल फसलों तक सीमित नहीं है। यहाँ हीट वेव से होने वाली मौतों के आंकड़ों पर भी एक नज़र डालना जरूरी है। अगर हम अलग अलग सरकारी एजेंसियों और स्वतंत्र अनुमानों का डेटा देखें, तो नंबर्स में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर मेडिकल सर्टिफिकेट्स पर मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट या डिहाइड्रेशन लिखा जाता है, और इसके पीछे जो असल पर्यावरणीय कारण है, यानी भयंकर लू या हीट वेव, उसे आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं किया जाता। इस स्थिति को पूरी तरह समझने के लिए हमें सरकारी नीतियों के संदर्भ को भी तटस्थ भाव से देखना होगा। भारत की 12 आधिकारिक प्राकृतिक आपदाओं की सूची में फिलहाल हीट वेव को शामिल नहीं किया गया है। नियम ये कहते हैं कि अगर किसी घटना को नोटिफाइड प्राकृतिक आपदा मान लिया जाए, तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत हर पुष्ट मौत के लिए 4 लाख रुपए का अनिवार्य मुआवजा देना होता है। अब जब चुनौतियां इतनी बड़ी हैं, तो आइए अपने चौथे और आखिरी हिस्से में देखते हैं कि हम समाधान क्या निकाल सकते हैं। जलवायु भविष्य का बचाव। इन डराने वाले आंकड़ों के बीच हमें कुछ लोकल लेवल की समस्याओं और उनके समाधान पर बात करनी होगी। एक बहुत बड़ा कारण है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। सिर्फ 2024 में ही विकास के लिए 18,200 हेक्टेयर प्राथमिक वनों को साफ कर दिया गया। शहर का कंक्रीट दिन भर गर्मी सोखता है और रात को उसे बाहर निकालता है, जिससे मौसम ठंडा नहीं हो पाता। एक और बड़ा विरोधाभास हमारे एयर कंडीशनर हैं, जो अंदर तो ठंडक देते हैं, लेकिन सड़कों पर भारी मात्रा में गर्म हवा फेंकते हैं। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा उन 38 करोड़ अनौपचारिक श्रमिकों को भुगतना पड़ता है, जो इस चिलचिलाती धूप में बाहर काम करते हैं। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है, और इसका समाधान बहुत ही सीधा और वैज्ञानिक डेटा पर आधारित है। 12 डिग्री सेल्सियस, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। रिसर्च से ये साबित हुआ है कि सड़कों के किनारे परिपक्व और घने पेड़ों की छतरी पैदल चलने वालों के स्तर पर तापमान को पूरे 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकती है। ये प्राकृतिक तरीका किसी भी कृत्रिम मशीन से कहीं ज्यादा असरदार है। तो हम आज क्या ठोस कदम उठा सकते हैं?
सबसे अहम बात, सिर्फ नए पौधे लगाना काफी नहीं है, क्योंकि 90% नए पौधे बच ही नहीं पाते। हमें सबसे ज्यादा जरूरत है उन मौजूदा पुराने पेड़ों को बचाने की। इसके अलावा तेज गर्मी में ORS का इस्तेमाल करके हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। अपने आसपास के बाहरी कामगारों को पानी और छाया मुहैया कराएं। और लॉन्ग टर्म में हमें अपने घरों की ऊर्जा के लिए तेजी से सस्ते हो रहे सोलर पैनल्स की तरफ बढ़ना चाहिए। ये छोटे-छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए आइए एक गहरे सवाल पर रुकते हैं। हमने एक तरफ 17वीं सदी के उस विशाल आर्किटेक्चरल चमत्कार को देखा और दूसरी तरफ सूक्ष्म परमाणुओं को कंट्रोल करने वाली हमारी आधुनिक महारत को समझा। इंसान ने बिना शक अविश्वसनीय पैमाने पर चीजें बनाई हैं, लेकिन अंत में क्या इस सदी की विरासत हमारे इन शानदार वैज्ञानिक चमत्कारों से तय होगी, या फिर उस ग्रह को ही रहने लायक ठंडा न रख पाने की हमारी उस विफलता से जिस पर हमने इन सब का निर्माण किया है? ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।